So hey guys, welcome back. This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel History with me. आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की। ये एक ऐसी प्लेलिस्ट है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बहुत सारे कोर्सेज में आपके दिख जाएगा, चाहे वो बीबीए हो, एमबीए हो या और भी डिफरेंट मैनेजमेंट कोर्सेज हो। सो ये जो लेक्चर होगा ये वन शॉट वीडियो के फॉर्म में मैं लेके आया हूं, जहां पर आपको जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारे कवर्ड हैं इसमें। तो 1 घंटे की लगभग ये वीडियो आप जरूर देखें और ये मैं आपको भरोसे के साथ भरोसा दिलाना चाहता हूं कि भाई वीडियो के एंड तक आपको कोई भी जो है कहीं ना कहीं कंफ्यूजन नहीं रहेगी रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एकदम दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि ये क्या होता है, किस बारे में है। जो टॉपिक्स हम करने जा रहे हैं आज वो कुछ इस प्रकार के हैं, जैसे हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के इंट्रोडक्शन के बारे में समझेंगे। हम समझेंगे वो क्या है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजेशन में, उसके हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। हम बात करेंगे मिशन, विजन और गोल की। हमें पूरे प्रोसेस की बात करेंगे, क्या क्या स्टेजेस होती हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस की, चाहे वो फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटेजी हो, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजी हो या इवेल्युएशन ऑफ स्ट्रेटेजी हो। हम डिफरेंट हायरार्किकल लेवल्स की बात करेंगे, चाहे वो फंक्शनल हो, बिजनेस यूनिट हो या कॉर्पोरेट हो। हम फंक्शनल स्ट्रेटेजी की अलग से बात करेंगे। हम डिटेल में बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, डिफरेंट थ्योरीज पढ़ेंगे। So let's start the lecture, but before that, if you're new to the channel, subscribe and hit the bell icon to get the daily updates and notification. Telegram ग्रुप को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि वीडियो अपलोड होने के कुछ देर बाद जो नोट्स हैं वहां पे अपलोड हो जाएंगे। साथ ही अगर आपने अभी इस चैनल को अपने बेस्ट फ्रेंड से शेयर नहीं किया है या इस वीडियो को अपने बेस्ट फ्रेंड से शेयर नहीं किया है तो प्लीज जल्दी कर दें, एंड दैट्स व्हाट रियली मोटिवेट्स मी। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर और स्लाइड्स की मदद से समझते हैं। So let's start one short video of strategic management only on History with me. इस वीडियो के बाद इतना ट्रस्ट मुझे अपने आप पर है कि इस वीडियो के बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहने वाली है इन कुछ टॉपिक्स की जिनकी मैं बात कर रहा था, उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो हम करेंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में। अगर कहीं प्रॉब्लम होती भी है, कंफ्यूजन होती भी है, सो कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स। आप जाके कमेंट करो, रियल टाइम में कुछ ही मिनटों में मैं आऊंगा और आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा, ये भी मेरा वादा है। सो लेट्स स्टार्ट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वन शॉर्ट वीडियो विदाउट एनी डिले। सबसे पहले जो चीज हम समझेंगे कि भाई स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आखिर होता क्या है। सो लेट्स हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट दैट। तो रिसेंटली आई वाज रीडिंग अ बुक रिलेटेड टू द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, और कुछ पेजेस ही मैं पढ़ रहा था, इनिशियल कुछ पेजेस पढ़ रहा था स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में। कुछ लाइंस मुझे वहां पर दिखी, थैंक्स टू दैट पर्टिकुलर बुक, थैंक यू वेरी मच। उन लाइंस का स्निप मैंने ले लिया, वही बुक का स्निप जो आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर स्लाइड में, वही बुक का स्निप है। और इससे कहीं ना कहीं एक स्पार्क क्रिएट हो जाएगा आपका अबाउट दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, अबाउट दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, और कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपकी, एक बेसिक जो है वो आपको क्लियर हो जाएगा अबाउट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सो लेट्स रीड क्या लिखा है यहाँ पर। सो वंस देयर वर टू कंपनी प्रेसिडेंट्स हु competed in the same industry। तो दो कंपनी के प्रेसिडेंट्स थे, सेम इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं कॉम्पीट कर रहे थे। टू कंपनी प्रेसिडेंट्स हु competed in the same industry decided to go on a camping trip to discuss a possible merger। फिर उन्होंने ये डिसाइड किया, उन्होंने डिसीजन लिया कि वो कैंपिंग ट्रिप पे जाएंगे जहां पर वो मर्जर वगैरह जो भी पॉसिबिलिटी है उसकी कि मर्ज हो जाएं वो दोनों कंपनीज, उनको डिसाइड करने के लिए वो कैंपिंग ट्रिप पे गए, वो दो कंपनी के प्रेसिडेंट्स जो कि सेम इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं कॉम्पीट कर रहे थे। तो बहुत ही घने जंगलों में वो पहुंचे, डीप इनटू द वुड्स। अचानक से उन्हें एक ग्रिजली बियर दिखा, बहुत भयानक भयावह बियर दिखा जंगलों में, घने जंगलों में। और अब उसे देख के डेफिनेटली दोनों ही प्रेसिडेंट डर गए होंगे, बट पहले प्रेसिडेंट ने वो पूरी तैयारी के साथ आया था, हम कह सकते हैं वो पूरी स्ट्रेटेजी के साथ आया था। उसने अपना बैकपैक निकाला, जॉगिंग शूज निकाले, जल्दी से जॉगिंग शूज पहने। सेकंड प्रेसिडेंट बोलता है, हे यू कांट आउटरन दैट बियर। तुम बियर को अगर तुम चाह रहे हो कि भाई तुम आउटरन कर पाओ, इट्स नॉट पॉसिबल, इससे दूर नहीं जा सकते तुम। अब हम गए, अब हम नहीं बच सकते। द फर्स्ट प्रेसिडेंट रिस्पॉन्डेड। फिर फर्स्ट प्रेसिडेंट ने, जिसने अपने जो बैक में पूरी तैयारी के साथ आया था, उसने कहा,
मे बी आई कांट आउटरन दैट बियर, बट आई श्योरली कैन आउटरन यू. And this story captures the notion of strategic management. ये दिखाता है कि strategic management it's not just about, हमारे अंदर ये चीज है कि भाई हम strategic management जब सुनते हैं तो हम सिर्फ यही लेके चलते हैं कि भाई strategic management मीन्स कि हमें मैनेज करना है मैनेजमेंट की डिफरेंट फंक्शंस को, हमें प्लान करना है, ऑर्गेनाइज करना है, डायरेक्ट करना है, कंट्रोल करना है स्ट्रेटेजीज के साथ. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यानी कि प्लानिंग करनी है हमें, हम सिर्फ ये लेके चलते हैं. बट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को आपको इस तरीके से भी समझना है, it is also to achieve and maintain competitive advantage. So that is also one of the base point of strategic management. That is the notion of strategic management, कि हमें अचीव करना है और मेंटेन करना है उस द लेवल ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, दैट लेवल जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं हमें ग्रो करवाए और सक्सेस दे. सो डेफिनेटली आई होप आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा जो है वो कहीं ना कहीं एक स्पार्क क्रिएट हुआ होगा. सो लेट्स टॉक अबाउट more in detail about what exactly is this strategic management. डेफिनेशन की मदद से इसको समझते हैं. तो डेफिनेशन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली डेफिनेशन यहाँ पर माफ कीजिएगा मैंने एक ही डेफिनेशन रखी है, जिससे कि अब मल्टीपल डेफिनेशंस जब हम कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हैं तो उससे कंफ्यूजन्स भी क्रिएट होती है. तो मैंने यहाँ पर सिर्फ एक डेफिनेशन ली है जो इजीएस्ट डेफिनेशन हम कह सकते हैं और बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया. मोस्टली बुक्स में आपको ये डेफिनेशन दिखेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई और क्लैरिटी के साथ इसे डिफाइन किया गया है यहाँ पर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को. तो फ्रेड आर डेविड ने क्या कहा है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ फॉर्मुलेटिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड इवेल्युएटिंग क्रॉस फंक्शनल डिसीजन दैट इनेबल एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स. तो बेसिकली व्हाट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मतलब है, और एज पर फ्रेड आर डेविड ऑल्सो, इसका मतलब है कि ये आर्ट एंड साइंस है जहां पर हम फॉर्म्युलेट कर रहे हैं स्ट्रेटजीज को. जब मैं कहता हूं कि हम स्ट्रेटजीज को फॉर्म्युलेट कर रहे हैं, तो फॉर्म्युलेट करने का, स्ट्रेटजीज फॉर्म्युलेट करने का मतलब है कि हम प्लान कर रहे हैं. सो द टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट in this text is used synonymously with the term strategic planning. तो आप अगर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कह रहे हो तो सबसे पहले आप स्ट्रेटेजीज को फॉर्म्युलेट करोगे, और फॉर्म्युलेट करने का मतलब है कि आप उसके लिए प्लान करोगे, आप स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करोगे. सो इट्स आर्ट एज वेल एज साइंस ऑफ फॉर्म्युलेटिंग. whatever you have formulated, you have to implement those formulations also. जो प्लान्स आपने बनाए हैं वो बेकार हैं if you're not putting those plans into action. So definitely after formulation comes a very significant or a difficult part, implementation. किसी चीज को बोलना is very easy, फिर उसको करना is difficult. And then what you have implemented, you have to evaluate it. That's what the 3-step process we can say, मोटा मोटा जो मैंने आपको बताया, of a strategic management process. Strategic management क्या है? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू फ्रेड आर डेविड कुछ भी नहीं है, आर्ट एंड साइंस है ऑफ फॉर्म्युलेटिंग, इंप्लीमेंटिंग एंड इवैल्यूएटिंग क्रॉस फंक्शनल डिसीजंस, जो कि क्या करते हैं, इनेबल करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट कर पाए. ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट कर पाएगा जब वो प्लान से चलेगा, जब वो इसी तरीके से फॉर्म्युलेट करेगा, इंप्लीमेंट करेगा और इवैल्यूएट करेगा. तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे. सेकंड पॉइंट आप जैसे कि देख सकते हैं, इट इन्वॉल्व्स मेकिंग डिसीजंस अबाउट द डायरेक्शन एंड स्कोप ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू गेन एंड सस्टेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जैसा कि हमने पहली स्लाइड में समझा भी था. आगे चलते हैं और कुछ और बातें पढ़ते हैं. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 स्टेजेस होती है. अभी भी अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है, देखो डेफिनेशन हमने समझी, डेफिनेशन से क्या आपको समझने को मिला कि बेसिकली जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, इस स्लाइड में हम आ गए हैं, बट उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं, ध्यान से सुनो आप. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इट बेसिकली इट फोकसेस ऑन इंटीग्रेटिंग द मैनेजमेंट. हम मैनेजमेंट को इंटीग्रेट कर रहे हैं, डिफरेंट फंक्शंस को इंटीग्रेट कर रहे हैं.
हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को, फंक्शनल एरियाज को इंटीग्रेट कर रहे हैं, चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे वो फाइनेंस या अकाउंटिंग हो, प्रोडक्शन हो या ऑपरेशंस हो, R&D हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, या इंफॉर्मेशन सिस्टम हो। इन सबको हम इंटीग्रेट करने का काम कर रहे हैं टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। हम बेसिकली हर फंक्शनल डिपार्टमेंट के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, जिसके लिए हमने मैनेजर्स बनाए। अब ये जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है वो हर लेवल पे हो रही है। ये टॉप एग्जीक्यूटिव्स लेवल पे हो रही है। टॉप एग्जीक्यूटिव्स जो है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिसमें हो गए, जो चीफ सीईओज हो गए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हो गए, वो क्या करते हैं, वो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म में गोल तैयार करते हैं, ऑब्जेक्टिव तैयार करते हैं। देन फंक्शनल लेवल पे अलग स्ट्रेटेजीज बनाई जा रही हैं। ओवरऑल जब हम बात करते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस की, तो हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हम कंपनी के लिए स्ट्रेटेजीज के साथ चलने की बात करते हैं। हम बोलते हैं कि हम प्लान बनाएंगे, हम उन प्लान को इंप्लीमेंट करेंगे, हम उन प्लान को इवेल्युएट करेंगे। हम सिंक्रोनाइज्ड वे में हर ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ काम करेंगे और इंफॉर्म्ड डिसीजंस लेंगे। सो दैट्स व्हाट this means when I say strategic management focuses on integrating the management. Or you can use this with the term strategic planning also. So strategic plan अगर हम कहें, या strategic management अगर हम कहें, ये एक गेम प्लान की तरह है। जस्ट एज ए फुटबॉल टीम, एक गुड गेम प्लान चाहिए होता है। अब ऐसा है क्या कि क्रिकेट टीम बिना प्लान के उतर जाती है स्टेडियम में, या फुटबॉल टीम बिना प्लान के उतर जाती है स्टेडियम में? नो, वो पूरी प्लानिंग करके जाते हैं टीम। कौन पहले नंबर पे उतरेगा, बैट्समैन, कौन दूसरे नंबर पे उतरेगा, कौन लास्ट में उतरेगा, बॉलर कौन जाएगा, किन किन सिचुएशंस में कौन बॉलर होंगे, ये सब कुछ कहीं ना कहीं प्लान्ड होती हैं चीजें। बट इट डजंट मीन कि चीजें प्लान्ड है तो हम चेंजेस नहीं करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो मार्केट कीप्स ऑन चेंजिंग, थिंग्स कीप ऑन चेंजिंग। यू नेवर नो कल सुबह उठूं और क्या हो जाए। सो changes keep on happening. So with those changes you have to get accustomed to those changes. तो उन चेंजेस के हिसाब से भी आप पॉलिसीज को चेंज करोगे, आप स्ट्रेटेजीज को चेंज करोगे, बट इट डजंट मीन कि आप पहले से प्लान नहीं करोगे। सो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है कहीं ना कहीं कंपनी के एक कंपनी का गेम प्लान हम कह सकते हैं। ठीक है, तो एक कंपनी मस्ट हैव अ गुड स्ट्रेटेजिक प्लान टू कम टू कम्पीट सक्सेसफुली। अदरवाइज कॉम्पिटिटर आगे चला जाएगा, वो पीछे रह जाएंगे। Profit margins among firms in most industries have been so reduced by the global economic recession that there is little room for error in the overall strategic plan. So कंपनियां हर चीज को दिमाग में लेके चलती हैं, हर चीज को बैक ऑफ द माइंड में लेके चलती हैं। देयर इज लिटिल टू नो रूम फॉर एरर, नहीं तो कॉम्पिटिटर आगे चला जाएगा। सो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और स्ट्रेटेजिक जो प्लान है, फॉर्मुलेशंस हैं, it need those tough managerial choices among numerous good alternatives. And it also signals commitment to specific markets, specific policies, procedures, and operations in lieu of other less desirable course of action. So, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं, काफी देर हमने इसको समझने में, बट अब चीजें हम ना, अब स्लाइड्स में हम आगे आगे जल्दी जल्दी बढ़ेंगे, क्योंकि हमने ये समझ लिया कि भाई स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस होता क्या है। लेट्स टॉक अबाउट the three stages which this management process consists of. So the process consists of three stages. I've already told you. सबसे पहले हम strategies को formulate करेंगे, देन हम इम्प्लीमेंट करेंगे, सेकेंड इज स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन, और फिर हम उनको इवेलुएट करेंगे, जो भी हमने इम्प्लीमेंट किया चेक करेंगे, स्ट्रेटेजी इवेलुएशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दीज थ्री इन डिटेल इन द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो जब हम बात करते हैं स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन की, हम पहले की बात कर रहे हैं, हम स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन में क्या होता है। स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन में हम स्ट्रेटजीज को फॉर्मुलेट कर रहे हैं, जैसे कि मैथ्स में आपके फॉर्मूलेज होते थे, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलेज होते थे, ठीक उसी तरीके से साइंस में आपके फॉर्मूलेज होते थे, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी हम फॉर्मूला बनाएंगे कि भाई इस तरीके से बेसिकली प्लानिंग करेंगे कि इस तरीके से हम ये ऑब्जेक्टिव पूरा कर रहे हैं, इस तरीके से हम ये गोल पूरा कर सकते हैं।
जब हम बात करते हैं स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन की, इट मीन्स व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर डेवलपिंग विजन, मिशन एंड गोल. नाउ अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड इन दीस थ्री कि भाई विजन, मिशन और गोल में डिफरेंस क्या है, हाउ दे आर डिफरेंट. सो लेट मी जस्ट वेरी क्विकली टेल यू अबाउट ईच वन. मिशन की जब हम बात करते हैं तो ये ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस को दिखाता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, किसको सर्व कर रहा है, what values are there. That's what mission is. We'll talk about it in detail in the upcoming slides, but right now I just want to tell you mission defines organization's purpose. You can just write it down if you have a copy in front of you. So mission defines your organization purpose, what it does, whom it serves, what its values are. विजन की जब हम बात करते हैं तो विजन जो होती है ना, ये बहुत दूर की चीज होती है, नाम से क्लियर है विजन. विजन की जब हम बात करते हैं तो हम अपने लॉन्ग टर्म एस्पिरेशंस की बात कर रहे हैं. सो इट डिस्क्राइब्स द डिजायर्ड फ्यूचर स्टेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और द लॉन्ग टर्म एस्पिरेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. गोल्स, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स एक ही बात है. गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं ये दे आर वेरी स्पेसिफिक, दे आर मेजरेबल टारगेट्स दैट अलाइंड विद द मिशन एंड विजन. सो जो मिशन बनाने की बात है, जो विजन बनाने की बात है, ये कंपनी के टॉप एग्जीक्यूटिव्स करते हैं. ठीक है. तो आई होप आप मैंने एक चीज क्लियर करी होगी कि स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन का मतलब है विजन, मिशन और गोल को डेवलप करना, तैयार करना. दूसरी चीज, इसमें हम इंटरनल एनालिसिस करते हैं, हम इसमें एक्सटर्नल एनालिसिस करते हैं. नाउ व्हाट इज इंटरनल एनालिसिस एंड व्हाट इज एक्सटर्नल एनालिसिस? इंटरनल एनालिसिस में दो चीजें आती हैं, स्ट्रेंथ और वीकनेस. स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. और एक्सटर्नल एनालिसिस में आती हैं अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स. हर कंपनी अपने लिए एक शॉर्ट डायग्राम बनाती है जहां पर वो समझती है कि उनके लिए स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, थ्रेट्स क्या है. अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स एक्सटर्नल फैक्टर्स में आते हैं, बट स्ट्रेंथ और वीकनेस वो है जो हम इंटरनली अपने आप को देखते हैं कि व्हाट यू आर गुड एट एंड व्हाट यू आर नॉट सो गुड एट. सो डेफिनेटली ये जो कुछ इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स, विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल इन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स. फिर हम बात करते हैं पेस्टल एनालिसिस की. तो स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन में पेस्टल एनालिसिस भी आता है. विल टॉक अबाउट दिस पेस्टल एनालिसिस टू इन फ्यू मिनट्स. तो वहां पर हम इसको डिटेल में समझेंगे कि स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन में पेस्टल एनालिसिस किस तरीके से मदद करता है. देन और भी चीजें हम डिसाइड करते हैं जब हम स्ट्रेटेजीज को फॉर्मुलेट कर रहे होते हैं. डिसीजंस लाइक what new businesses to enter, what businesses to abandon, which new market to enter, whether to enter international markets, how to allocate resources, very important, whether to expand or diversify, whether to merge or form a joint venture. So these are the things which a company keeps in mind while formulating strategies. और ये very important points हैं strategy formulation करते समय. So I hope आपको clear है कि किस तरीके से हम strategies को फॉर्मुलेट कर रहे हैं. तो आप सभी को पता होगा, इतना तो पता ही होगा कि स्वॉट का मतलब क्या होता है. तो स्वॉट स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स. ये एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टूल है जो कि एक स्ट्रेटेजी के साथ प्लान करने में मदद करता है. हर ऑर्गेनाइजेशन ये काम करती है. बेहतर तरीके से प्लान करने के लिए, बेहतर चीजों को एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत जरूरी है उस किसी भी कंपनी को ये करना, एक स्वॉट डायग्राम बनाना, यानी कि ये समझना कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज क्या है और उनके लिए थ्रेट्स क्या है. सो अगर हम बात करें इन चारों अल्फाबेट्स की, SWOT, S here stands for strength, W here stands for weakness. और स्ट्रेंथ और वीकनेस जो होते हैं, जिस प्रकार से जैसे हम ह्यूमन बीइंग है, जब हम अपनी कमियां देखते हैं, जब हम अपनी स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो वो कमियां, वो स्ट्रेंथ हमारी खुद की होती है, वो हमारे इंटरनल फैक्टर्स होते हैं. उनका एक्सटर्नल चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है. इस ठीक उसी तरीके से स्ट्रेंथ और वीकनेस किसी भी कंपनी के लिए उसके इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, जबकि अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं. सो इट्स अ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टूल that identifies and analyzes the four elements of a business or project. Let's understand वो four elements कौन से हैं. सबसे पहले दो elements हैं जो कि मैंने आपको बताया कि ये दोनों internal factors में आते हैं कहीं ना कहीं organization के. So वो दो factors हैं strengths और weaknesses.
हर कंपनी की कोई ना कोई एक उसकी मजबूती होती है, उसका एक ऐसा पॉइंट होता है जो दूसरी कंपनी से कहीं ना कहीं उसको यूनिक बनाता है, यूएसपी जिसे हम कह सकते हैं। सो हर कंपनी की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है। सो डेफिनेटली internal factors that give an organization or project an advantage over others. Every company is unique in its own way. वो unique हो सकती है in terms of what that company is providing to the customers. वो unique हो सकती है अपने ऑपरेशंस को लेकर, वो यूनिक हो सकती है अपने अपनी सर्विसेज को लेकर, अपनी रेप्यूटेशन को लेकर, अपनी रिसोर्सेज को लेकर, अपनी कैपेबिलिटीज को लेकर। सो किसी भी तो वो स्ट्रेंथ कुछ भी हो सकती है, एंड दैट्स व्हाट द फर्स्ट फैक्टर इज। और हर कंपनी को पता होना चाहिए, एक मोटिवेशन फैक्टर रहता है उनके लिए कि ये उनकी स्ट्रेंथ है, ये फैक्टर्स हैं, ये चीजें हैं जो उनके लिए स्ट्रेंथ की तरह काम करती हैं, एक स्ट्रेंथ वाला पिलर है जो कि कहीं ना कहीं एडवर्स सिचुएशन में, एडवर्स कंडीशन में उनको अलग बनाता है कॉम्पिटिटर से अपने, और डेफिनेटली उनके लिए एक लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो दीज कुड इंक्लूड रिसोर्सेज, कैपेबिलिटीज, रेप्यूटेशन और यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। किसी कंपनी की स्ट्रेंथ ये हो सकती है कि भाई वो उसके उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए, ब्रांड के लिए जो कस्टमर्स हैं वो लॉयल हैं और रिटेन होते हैं, वो बार बार उन्हीं के पास आते हैं प्रोडक्ट के लिए। सो एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं उस कंपनी के लिए होगी। अब सवाल ये उठता है, क्या ये स्ट्रेंथ और वीकनेस हर कंपनी के लिए सेम होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। किसी कंपनी के लिए अगर कोई चीज स्ट्रेंथ है तो दूसरी कंपनी के लिए वीकनेस हो सकती है। तो ऐसा नहीं कि हर कंपनी के लिए ये सेम होगी। हर कंपनी के लिए ये स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स जो है कहीं ना कहीं डिस्टिंक्टिव हो सकती है। बात करते हैं वीकनेसेस की। इंटरनल फैक्टर्स दैट प्लेस द ऑर्गेनाइजेशन और प्रोजेक्ट एट ए डिसएडवांटेज रिलेटिव टू अदर्स। हर इंसान को अपनी कमियों का अंदाजा होना चाहिए, ठीक उसी तरीके से कंपनी को पता होना चाहिए किस जगह पे उसे इंप्रूव करना है, किस एरिया पे उसे इंप्रूव करना है, क्या वो कमियां हैं, क्या वो खामियां हैं जिन पर वो काम कर सकती है। सो मे बी इट माइट बी लैक ऑफ रिसोर्सेज, इट कैन बी स्किल सेट्स और स्किल गैप्स, इट कैन बी पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर और अदर वल्नरेबिलिटीज। सो वीकनेसेस भी कहीं ना कहीं पता होनी चाहिए कंपनीज को। आगे चलते हैं और बात करते हैं कुछ अलग और कुछ फैक्टर्स की जो कि एक्सटर्नल फैक्टर्स में आते हैं। अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स, स्ट्रेंथ और वीकनेस की हमने बात कर ली। अपॉर्चुनिटी की अगर हम बात करें तो ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है विच इज इन द एनवायरमेंट, एंड दैट डेफिनेटली कुड बेनिफिट द ऑर्गेनाइजेशन और प्रोजेक्ट। क्या क्या वो अपॉर्चुनिटीज हैं कंपनी के लिए, उसे पता होना चाहिए, ये कंपनी को पता होना चाहिए कि उसके लिए अपॉर्चुनिटीज क्या है। अपॉर्चुनिटीज कैन बी, इट कैन बी न्यू मार्केट प्लेस जहां पर वो अपने प्रोडक्ट को टारगेट कर सकते हैं, इट कैन बी न्यू टेक्नोलॉजी, इट कैन बी द चेंजेस इन द रेगुलेशन, इट कैन बी द गैप्स इन द मार्केट। So these are external factors in the environment that could benefit basically the organization or project. Now threats are the external factors that could harm the organization. Threats क्या हो सकते हैं? Threats competitor के product हो सकते हैं जो उनको कहीं ना कहीं उनके साथ compete कर रहे हैं. It can be the economic downturns. It can be the change in politics. It can be the change in consumer behavior. It can be any catastrophe. There can be regulatory changes, economical changes. So these can be threats, these can harm the organization or a particular project or a particular product as well. So it basically pestle jo hota hai, it refers to a framework which is used in strategic management. Once again, strategic management में एक framework हम use करते हैं external macro environmental factors को analyze करने के लिए। तो उन एक्सटर्नल मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, जो आपको कहीं ना कहीं ये अल्फाबेट्स के फॉर्म में दिख रहे होंगे, PESTLE, ये और कुछ भी नहीं है, ये एक्सटर्नल मैक्रो एक मेजर एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जिनका कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन पर इंपैक्ट देखने को मिलता है। इन्हीं की जब हम स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं इन फैक्टर्स को, सो दैट्स व्हाट पेस्टल इज ऑल अबाउट। इट रेफर्स टू अ फ्रेमवर्क व्हिच इज यूज्ड इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टू एनालाइज द एक्सटर्नल मैक्रो एनवायरनमेंट। अब वो क्या क्या फैक्टर्स हैं, लेट्स टॉक अबाउट दीज फैक्टर्स नाउ। सो सबसे पहला जो फैक्टर है, ये P स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल फैक्टर। नाउ पॉलिटिकल फैक्टर में क्या होता है कि गवर्नमेंट जो सरकारें बनती है, अब हर सरकार के कुछ अलग नियम होते हैं, कुछ अलग रेगुलेशंस होते हैं। सो पॉलिटिकल फैक्टर का कहीं ना कहीं फर्क देखने को मिल सकता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पर, उसके ऑपरेशंस पर। फैक्टर्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट रेगुलेशन, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड पोटेंशियल चेंजेस इन पॉलिसीज that definitely could affect an organization. इसके बाद बात करते हैं हम E, that is economic factor की।
इकोनॉमिक फैक्टर क्या हो सकता है? इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है, एक्सचेंज रेट्स होते हैं, जो कहीं न कहीं जो बजट है वो सब तैयार होते हैं, तो ये सब इकोनॉमिक फैक्टर में आ जाता है। इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन, एक्सचेंज रेट्स, ये सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं जब वो डेफिनिटली इन्फ्लुएंस करती हैं ऑर्गेनाइज़ेशन और उसके ऑपरेशंस और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे। Then S stands for social factor. सोशियो कल्चरल फैक्टर जिसमें डेमोग्राफीज आ जाती हैं, आपकी एज, जेंडर, इनकम, ऑक्यूपेशन, लाइफस्टाइल चेंजेस आ जाते हैं, कल्चरल ट्रेंड्स आ जाते हैं, एटीट्यूड्स आ जाते हैं, एंड दीज factors together they are known as social factors and that definitely affect consumer behavior and demand. और ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हम कहीं ना कहीं स्टडी कर चुके हैं हमारी प्लेलिस्ट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में। आगे चलते हैं और देखते हैं और कौन कौन से फैक्टर्स हैं। अगला जो फैक्टर है वो है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। टी स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजिकल फैक्टर हियर। अब जिस एरा में हम आज हैं, रोज कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई नई चीजें आ रही हैं, एआई आ चुका है, आज चैट जीपीटी आ गया है, नए नए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देखने को मिल रही हैं, ऑटोमेशन देखने को मिल रहा है, इनोवेशन देखने को मिल रही हैं। So the rate at which technological changes are happening now in today's world is really rapid. So that definitely affects the organization as well. और organization try करता है कि वो trend में रहे, जो भी technological advancements हो रहे हैं, जो भी changes हो रहे हैं उसके साथ में रहे. So that can be an opportunity for an organization as well as a threat for an organization. L stands for legal here. So legal environments जिसमें laws हो गई आपकी, regulations हो गए, legal issues हो गए that the organizations need to comply with in their operations. Otherwise, they're going to subject for various crimes also. Environmental factors जैसे climate change हो गया, weather हो गया, sustainability हो गया, इकोलॉजिकल ट्रेंड्स हो गए, और ये इन सब का भी कहीं ना कहीं बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज पे जो है कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है। ये कुछ फैक्टर्स थे, हमने बात करी कहीं ना कहीं इन इन 6 फैक्टर्स की, माफ कीजिएगा, पेस्टल में, जिसमें पहला था पॉलिटिकल, देन था इकोनॉमिक, देन था सोशल। इसके बाद हमने 2 और फैक्टर्स की बात करी, जिसमें आपके 3 और फैक्टर्स की बात की, टेक्नोलॉजिकल, लीगल और एनवायरमेंटल। Now, Porter's forces is a framework for accessing an industry's competitiveness. किसी इंडस्ट्री की, किसी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी एंटरप्राइज की, किसी फर्म की, सारे सिनोनिम्स मैंने बोल दिए। अगर आपको किसी कंपनी की, किसी इंडस्ट्री की कॉम्पिटिटिवनेस को समझना है कि कितनी कॉम्पिटिटिव है वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री, अगर इस बारे में उसको समझना है कितनी मजबूत है वो कंपनी कंपटीशन के लेवल पे, कि कल को कोई और कंपनी आ जाए या कोई सब्स्टिट्यूट आ जाए, क्या होगा उस कंपनी का, अगर आपको इस बात को समझना है तो उसके लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया है, और 5 फोर्सेस की मदद से हम इस बात को समझ सकते हैं, उस इंडस्ट्री की कॉम्पिटिटिवनेस को कहीं ना कहीं समझ सकते हैं। हियर्स अ बेसिक एक्सप्लेनेशन। वन ऑफ द फर्स्ट फोर्स इज थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। हर कंपनी की, स्पेशली अगर कंपनी नई है, हमेशा एक चीज रहती है कि कल को अगर कोई नया प्रोडक्ट आता है तो ऐसा भी हो सकता है कि कस्टमर जो है वो कहीं ना कहीं स्विच कर जाए। तो ये जो फोर्स है, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस, ये फोर्स ये पता लगाने की कोशिश करती है, डिटरमाइन करने की कोशिश करती है कि क्या ये आसान है। अब आईफोन है, आईफोन के सामने अगर कोई कंपटीशन आ भी जा रहा है, वैसे तो दूर दूर तक कोई कंपटीशन नहीं है, एक्सेप्ट आई वुड से सैमसंग इज वन ऑफ द कॉम्पिटिटर ऑफ आईफोन। उसके अलावा आई डोंट थिंक सो उस लेवल पे कोई जा पाएगा या जा रहा है। बट कल को अगर कुछ ऐसा आ जाए जैसा आईफोन है, तो दैट डेफिनेटली कुड हैम्पर द सिचुएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर फोर्स से हमें ये पता लग जाएगा कि भाई, कि कहीं ना कहीं इंडस्ट्री की कॉम्पिटिटिवनेस क्या क्या आसान है या मुश्किल है न्यू कंपनीज को एंटर करना उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। ये फोर्स ये पता लगाने में कहीं ना कहीं हमें मदद करती है, और देयरफॉर हमें मदद करती है ये पता लगाने में कि इंडस्ट्री की कॉम्पिटिटिवनेस कैसी है। न्यू एंट्रेंट्स फेस हाई बैरियर्स सच एज हाई स्टार्टअप कॉस्ट एंड स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयल्टी। नेक्स्ट फोर्स इज बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। सप्लायर्स जो होते हैं, दे कैन डेफिनेटली इन्फ्लुएंस एन इंडस्ट्री। अब वो किस तरीके से इंडस्ट्री को इन्फ्लुएंस करते हैं? बाय कंट्रोलिंग द अवेलेबिलिटी और प्राइस ऑफ की रिसोर्सेस। अगर बहुत कम सप्लायर्स होंगे और उनका जो प्रोडक्ट होगा कहीं ना कहीं यूनिक होगा, तो उनके पास ज्यादा क्लाउड है। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स also one such force which definitely helps us to understand any industry's competitiveness. Third is bargaining power of
बायर्स की बार्गेनिंग पावर, ये एक फोर्स है, ये आपको पता लगाने के, इससे भी आप पता लगा सकते हो। आप कैसे पता लगा सकते हो? बार्गेनिंग पावर से, कि भाई हम जो मोल भाव करते हैं, मोल तोल करते हैं, उससे कैसे पता लगेगा कि भाई कॉम्पिटिटिवनेस कैसी है। नाउ बायर्स डेफिनेटली कैन इन्फ्लुएंस एन इंडस्ट्री बाय डिमांडिंग लोअर प्राइसेस। हम क्या चाहते हैं एज ए कस्टमर? हम कोशिश करते हैं, हम मार्केट में भी जाते हैं, हम सब्जी मार्केट में जा रहे हैं तो हम कोशिश करते हैं, या कपड़े लेने जा रहे हैं हम कोशिश करते हैं कि भाई डिस्काउंट मिले हमें, तो हम कहते हैं हमें डिस्काउंट दो, हमें 10% डिस्काउंट दो, 15% डिस्काउंट दो। 1000 रुपए की जीन्स है तो भाई कोशिश करो कि आप हमें 800 का तो दो कम से कम। Now buyers definitely have more power when, condition है, when they have a variety of option or can easily switch. When they have no option or they can't easily switch, they have no option there, and they definitely have to buy a particular product even if the cost is high. But if they have options, they have variety of options, they can easily switch. So bargaining power of buyers is something which helps us determine the competitiveness of industry. Another important thing is, another important force is threat of substitute products or service. Now substitute product provide alternatives to an industry's goods or services. सब्सटीट्यूट्स जो होते हैं कहीं ना कहीं ऑल्टरनेटिव्स प्रोवाइड करते हैं इंडस्ट्री। अब मान लो चाय का दाम बढ़ गया तो लोग मे बी कॉफी पे आ सकते हैं, कॉफी का दाम बढ़ गया तो लोग चाय पे जा सकते हैं। सब्सटीट्यूट जो है ये ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करता है गुड्स और सर्विसेज के लिए। सो अगर सब्सटीट्यूट्स इतनी आसानी से अवेलेबल होंगे, इजीली एक्सेसिबल होंगे, सो दे डेफिनेटली प्रोवाइड, people can buy them at a lower cost and they pose a threat. So if substitutes are easily accessible and provide comparable benefits at a lower cost, they pose a threat. So definitely that helps us determine the competitiveness of a company. Industry rivalry. Now this force takes into account the level of competition between existing firms in the industry. एक ही पर्टिकुलर सिम की कंपनीज है, एयरटेल है, जियो, उनके बीच में कुछ राइवलरी होगी, कुछ इंडस्ट्री राइवलरी होगी, उनकी राइवलरी होगी, उनके आपस में कंपटीशन चल रहा होगा। सो दिस फोर्स टेक्स इनटू अकाउंट। अब जियो ने अगर प्राइस कम कर दिए तो एयरटेल को भी करने पड़ेंगे ही, नहीं तो एयरटेल से लोग जियो में स्विच हो जाएंगे। जियो ने अगर प्राइस बढ़ा दिए है तो समहाउ मे बी एयरटेल ना बढ़ाए, बट ठीक उसी तरीके से वो भी कुछ ऐसा कुछ करेगा जिससे उसके प्राइसेस बढ़ेंगे। So definitely industry rivalry is one such force which helps you to determine कि भाई उस competitiveness का level क्या है। Price competition हो गया जैसा कि मैंने आपको बताया, product differentiation हो गया, market saturation हो गया, they are all the factors that affect rivalry. सो आई होप मैंने आपको आसानी से और शॉर्ट में इन फोर्सेस के बारे में आपको एक्सप्लेन कर पाया हूंगा मैं। सो definitely businesses that examine these factors, they can better understand the dynamics of their industry, and they can make more informed decisions to compete effectively. Now comes the second part, that is strategy implementation. तो अब इन दो पॉइंट्स को पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन के बारे में। स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन, इंप्लीमेंट करने का क्या मतलब है? भाई आपने मेन्यू, आपने वो देख लिया, इंग्रेडिएंट्स देख लिए, मान लो आप कुछ बनाने जा रहे हो तो रेसिपी बुक है आपके सामने और रेसिपी बुक में इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं, सारी चीजें लिखी कैसे बनाना है, आपने पढ़ लिया। बट पढ़ लिया का मतलब ये तो नहीं है कि आपने उस पर्टिकुलर डिश को बना लिया। वो डिश तभी बनेगी और आप उसे खा तभी पाओगे when you're actually going to put जो भी आपने पढ़ा into action. So strategy implementation जो है कहीं ना कहीं ये एक एक्शन स्टेज है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की, और इट्स अ वेरी डिफिकल्ट स्टेज ऑल्सो, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे जरूरत होती है मैनेजर के एंड से भी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एग्जीक्यूटिव्स के एंड से भी कि वो मोबिलाइज कर पाए एम्प्लॉइज को, काम करवा पाए एम्प्लॉइज से, मैनेजर्स से, so that they can actually put those strategies into action. So there is always one thing which is there जब हम बात करते हैं स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन की, कि भाई स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन बेकार है अगर आप उसको इंप्लीमेंट ना कर पाओ ढंग से, एफर्ट्स बेकार है फॉर्मुलेशन की अगर आप उनको इंप्लीमेंट ना कर पाओ अच्छे से, और इंप्लीमेंट करने के लिए देयर इज ऑलवेज अ डिपेंडेंसी, है ना। सो implementing strategy, it means mobilizing the employees and the managers to put those formulated strategies into action, or that's why it is often considered to be the most difficult stage in the strategic management, क्योंकि
इसमें एक एम्प्लॉय के लेवल पे भी, एक मैनेजर के लेवल पे भी एक पर्सनल डिसिप्लिन चाहिए, एक कमिटमेंट चाहिए, एक सैक्रिफाइस चाहिए, a successful strategy implementation, it hinges upon the manager's ability also. यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है कि भाई मैनेजर की एबिलिटी क्या मैनेजर वो काम करवा पा रहा है, मैनेजर एक अच्छा लीडर है कि नहीं, ये इस बात पर बहुत डिपेंड करता है कि जो गोल है वो मैट हो पाएंगे या नहीं, और ऑब्जेक्टिव्स जो है वो लॉन्ग टर्म में वो मैट हो पाएंगे नहीं. And that definitely is more an art than a science. So strategies formulated but not implemented, they serve no useful purpose. ये मैं डबल कोट करके आपको बता रहा हूँ. So coming to the technical terms, whatever you have formulated, you have to actually put into action. There comes a practical part, because till now you have only involved yourself in understanding or analyzing the theoretical aspects, basically, the different aspects of factors related to your organization. It means a firm now has to establish quarterly objectives or annual objectives, and then they have to check also कि वो objectives met हो रहे हैं कि नहीं. They need to motivate employees, they need to allocate resources so that the formulated strategies can be executed. चलते आगे और बात करते हैं द फाइनल स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजी इवैल्यूएशन की. सो दिस इज अ फाइनल स्टेज. सो यहां पे मैनेजर्स को रिव्यू करना होगा, चेक करना होगा whether the strategies are working or not. If it needs some modification, because sometimes strategies need those modification, because you know the market keeps on changing, the external and internal factors are constantly changing, तो उसके हिसाब से आपको modifications भी करनी पड़ती है. तो बहुत सारे मैट्रिक्स और टूल्स जो है वो यहाँ पे यूज होते हैं, आपने कुछ सुने भी होंगे इफ यू वर्किंग एज अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय. मे बी नहीं भी तो अभी आपने सुने होंगे, केपीआईज हो गई, आपके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हो गए, बैलेंस्ड स्कोर कार्ड हो गया, बेंचमार्किंग हो गई, स्ट्रेटेजिक ऑडिटिंग हो गई. सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. सो यू नीड टू टेक करेक्टिव एक्शंस आल्सो. सो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हैं. अगर क्लियर है तो हम अब आगे चल सकते हैं और पढ़ सकते हैं अबाउट विजन एंड मिशन स्टेटमेंट. पर आगे बढ़ने से पहले पीटर ड्रकर थे, एक थ्योरिस्ट थे मैनेजमेंट की. बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने कही हैं. उन्होंने कहा था कि वी कैन से द प्राइम टास्क ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज थिंकिंग थ्रू द ओवरऑल मिशन ऑफ बिजनेस. प्राइमरी टास्क यही है कि हम जो ओवरऑल बिजनेस है उसके थ्रू हम सोचें. क्योंकि कई बार क्या होता है, कंपनियां जब फॉर्मुलेट कर रही होती हैं स्ट्रेटजीज को, वो ये भूल जाती है कंपनी का पर्पस क्या है. दैट्स व्हाई इट इज सुप्रीम at the time when we are formulating strategies itself, it is really very important that we are reviewing the mission, the vision, and the goals. So the prime task, it's very important thing, the prime task of strategic management is thinking through the overall mission of a business. Or it is also about asking this question कि what is our business, कि हमारा बिजनेस है क्या. And this leads to the setting of objectives, the development of strategies, and the making of today's decisions for tomorrow's results. So this is something which is really very important. Because यही कहीं ना कहीं आउटलाइन करेगा डिफरेंट स्ट्रेटजीज को जो आप फॉर्मुलेट करोगे. So this clearly must be done by a part of organization that can see the entire business, that can balance the objectives and the needs of today against the needs of tomorrow, and that can allocate resources of men and money to key results. So I hope मैंने आपको clarity दी होगी regarding this particular thing. Now let's talk about more in detail about vision and mission statements. मिशन जो होता है ऑर्गेनाइजेशन को, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मिशन जो है कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस को डिफाइन करता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है और ऑर्गेनाइजेशन किसको सर्व कर रहा है. एक क्लियर मिशन स्टेटमेंट जो है वो हमेशा
वैल्यूज को डिफाइन करेगा और ऑर्गेनाइजेशन की प्रायोरिटीज को डिफाइन करेगा. इट ऑल्सो आइडेंटिफाइज द स्कोप ऑफ अ फर्म और इट्स ऑपरेशंस इन प्रोडक्ट एंड मार्केट टर्म्स. और आपको ऐसे क्लैरिटी नहीं हो रही, अभी हम एग्जांपल में पढ़ेंगे कौन कौन सी कंपनियों के क्या मिशन और विजन स्टेटमेंट है, उससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा. जबकि हम विजन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म एस्पिरेशंस की, कि हम क्या बनना चाहते हैं. दैट्स व्हाट आवर विजन इज. तो विजन स्टेटमेंट्स मोस्टली सिंगल सेंटेंस होते हैं और ये बेसिकली डिस्क्राइब करते हैं द डिजायर्ड फ्यूचर स्टेट और द लॉन्ग टर्म एस्पिरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सो नो लेट्स टॉक अबाउट, आप देख सकते होंगे कुछ कंपनीज हैं उनके विजन स्टेटमेंट्स कहीं ना कहीं आप देख सकते होंगे. तो सबसे पहला, आपकी जगह पानी पी लूं मैं. सबसे पहला आप देख सकते हैं नाइकी का ये विजन स्टेटमेंट है, जो कि मोस्टली वन लाइनर्स होते हैं, where they want to see themselves in the future, future aspiration, desired state, to bring inspiration and innovation to every athlete in the world. That's what vision of Nike is. ठीक उस तरीके से आप गूगल का देख सकते हैं, to provide access to the world's information to one click. आप मैकडोनल्ड्स का देख सकते हैं, to be the world's best quick service restaurant experience, और ऐसा है भी. आप वीज़ा का देख सकते हैं यहाँ पे, to be the best way to pay and be pay for everyone everywhere. Disney का देख सकते हैं, to be the world's leading producer provider of entertainment and information. I hope यहाँ I think यहाँ पे कुछ कुछ words जो हैं वो यहाँ पे कट हो गए हैं. Really sorry, but आपको गूगल पे भी मिल जाएंगे, मोस्टली प्रेजेंट है, बट लाइक वीज़ा, डिज्नी के लास्ट के कुछ वर्ड्स कट हो गए हैं. Even Starbucks also. So these are some real life examples of vision and mission statements. Let's talk about mission statements now. So कुछ mission statements आप देख सकते होंगे कंपनीज के, जैसे एप्पल का आप देख सकते हैं, मिशन क्या है. So to challenge the status quo, to think differently. Coca-Cola to refresh the world and inspire moments of optimism and happiness. Facebook का आप देख सकते हो, गूगल का आपने अभी बड़ा देखा था. गूगल का मिशन जो है वो ये है कि to organize the world's information and make it universally accessible and useful. Related to more operational part, उसके स्कोप को लेकर बात की गई है, उसकी डिजायर्ड स्टेट फ्यूचर को लेकर बात नहीं करी है. डिज्नी का टू क्रिएट हैप्पीनेस फॉर पीपल ऑफ ऑल एजेस एवरीवेयर. सो आई होप आपको ये रियल लाइफ एग्जांपल से काफ़ी मदद मिली होगी समझने में कि ये एक्चुअली में मिशन और ये विजन किस तरीके से डिफरेंट है एक दूसरे से. तो थोड़ा डिटेल में बात करते हैं अबाउट द फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटजी कॉन्सेप्ट की. सो फॉर्मुलेशन की हमने बात की थी अभी थोड़ी देर पहले, 3 स्टेजेस जब हम पढ़ रहे थे मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक प्रोसेस की, वहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटेजी है ये फर्स्ट स्टेप है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस का. और डेफिनेटली जब हम फॉर्मुलेट करते हैं स्ट्रेटजीज, जब हम चीज़ें प्लान करते हैं, तो इससे बहुत हेल्प मिलती है ऑर्गेनाइजेशन को कि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाते हैं और अपने जो उनके मिशन है, जो उनका लॉन्ग टर्म विजन है, उसको भी कहीं ना कहीं वो फुलफिल कर पाते हैं. एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट स्टेप इन द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस, बिकॉज इफ यू नॉट गोइंग टू प्लान ओनली, आप कैसे आगे बढ़ सकते हो. सो फॉर ए ऑर्गेनाइजेशन टू मूव फॉरवर्ड, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट पहले स्ट्रेटेजीज फॉर्म हो, पहले मिशन विजन फॉर्म्स और डेवलप हो. आप देखें कि आपको कहाँ आपको जाना है, आपको किस तरीके का बिजनेस बनना है. सो these are some really important aspect in formulation of strategy. Now, what are some of the key elements involved in this formulation of a strategy process? तो कुछ key elements जो हैं वो involved हैं इसमें, like setting objectives. जब हम बात करते हैं कि भाई हमें ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं, तो हम हमेशा ये बात करते हैं कि हमें स्मार्ट ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं. और यहाँ पर स्मार्ट का मतलब सिर्फ स्मार्ट नहीं है, हर एक अल्फाबेट कुछ डिफाइन कर रहा है. एस हियर स्टैंड्स फॉर स्मार्ट, एम इज फॉर मेजरेबल. सो हमें क्लियरली डिफाइन करने हैं स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट और टाइम बाउंड ऑब्जेक्टिव्स. ऐसा नहीं हो सकता कि भाई ऑब्जेक्टिव्स भाई लाइफ टाइम हम यही ऑब्जेक्टिव अचीव करते रहेंगे. नहीं, व्हेन वी टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिव, व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर गोल, इट इज ऑलवेज टाइम बाउंडेड कि इस पर्टिकुलर टाइम में मुझे अचीव करना है. Especially if you're working as a corporate employee, it's really very important that you're working on something which is time bounded, and it is always going to be time bounded if it is in corporate. So setting objectives which are smart, that's one of the key element involved in the formulation of strategic process.
नेक्स्ट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनालिसिस. वंस अगेन स्ट्रेंथ्स वीकनेस देखना इंटरनली, एक्सटर्नली अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को देखना. तीसरा, नाउ बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन विच इज गैदर्ड फ्रॉम द एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनालिसिस, जब हमने देखा कि भाई ये हमारे लिए स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. Knowing what you're good at and what you're not so good at, it helps you a lot. Then आपने देखा कि क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, what market to enter, कहाँ पे आपको जाना है, कहाँ पर आप expand कर सकते हो. And then what are your threats? Maybe your competitor, maybe the economical condition, maybe some other things. So based on the gathered analysis, selecting the most appropriate strategic option or alternative. This involves making decisions about which markets to compete in, what products or services to offer, how to differentiate from competitors, how to allocate resources effectively, whether to enter international market or not. So ये सारी चीजें. चौथा की एलिमेंट जो है इसमें, इन सभी चीजों के अलावा इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट दैट द फॉर्मुलेटेड स्ट्रेटजीज आर अलाइंड विद ईच अदर. ऐसा नहीं कि आप चीजों में भटक जाओ, गुम हो जाओ, नहीं. हर स्ट्रेटेजी आपस में अलाइंड होनी चाहिए, कनेक्टेड होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के गोल से कनेक्टेड होनी चाहिए, मिशन विजन से कनेक्टेड होनी चाहिए, उनकी वैल्यूज से कनेक्टेड होनी चाहिए. सो दैट इज आल्सो समथिंग व्हिच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर फॉर्मुलेटिंग दोस स्ट्रेटजीज. नाउ लेट्स टॉक अबाउट more about formulation of strategy concept or the key elements. So definitely synchronized efforts, एक मिल के सबको efforts लेने होते हैं और department को efforts लेने होते हैं, different functional areas को और levels of organization को, to ensure this level of implementation. पांचवा, evaluating the potential risk and uncertainties associated with the chosen strategies. When you're choosing strategies, it's not like that you're choosing strategies without evaluating them and without analyzing them. You're seeing कि भाई क्या हो सकता है, इसके results क्या हो सकते हैं, इसकी conclusions क्या हो सकती हैं, इसके adverse effects क्या हो सकते हैं, इनके risks क्या हो सकते हैं, and mitigating those risks at that time is also very important. So वो सब कुछ आपको evaluate करना है, the potential risk and uncertainties associated with the strategies. So I would say at the end of the day, this process of formulation of strategy is really dynamic. जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था. Because you never know, market keeps on changing. It requires that careful analysis, creativity, and strategic thinking. Now let's talk about strategy implementation. So स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, जैसे कि हमने पहले भी बात करी थी, इट्स ऑफ नो यूज इफ यू आर नॉट एक्चुअली अप्लाइंग इट प्रैक्टिकली, एंड इट इज ऑलवेज more difficult to do something than to say you're going to do it. So strategic implementation, it requires dedication, both from the end of managers and employees. Managers वो motivate कर पाए employees को. Motivation, it's not just about कि हम monetary benefits दे के motivate कर रहे हैं employee को. There are more things also. आई एम एन एक्सपीरियंस पर्सन और मैंने काम किया है कुछ महीने और कुछ साल मैं कह सकता हूँ कॉर्पोरेट में. सो आई थिंक इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट एज अ मैनेजर. लोगों को ये बात नहीं पता होती कि आप अप्रिशिएट, एक जेन्युइन अप्रिसिएशन दे पा रहे हो या नहीं अपने एम्प्लॉय को. ठीक है, ये सारी चीज़ें, सैलरी आ रही है, बोनसेस आ रहे हैं, ठीक है, पर एट द एंड ऑफ द डे यू नीड अ जेन्युइन अप्रिसिएशन, नॉट अ फेक अप्रिसिएशन, बट एक ऐसा अप्रिसिएशन और एक रिकग्निशन जिसको लेके आप सुबह उठ पाओ और बोलो कि हाँ ठीक है, मुझे अप्रिसिएशन भी तो मिलता है, मुझे एक जेन्युइन प्रेज मिलती है, सो आई हैव टू कीप ऑन एंड वर्किंग ऑन दिस. अगर ऐसा नहीं होगा ना तो आप बहुत जल्दी बोर हो जाओगे और टॉक्सिसिटी क्रिएट हो जाएगी एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा. सो it definitely needs dedication both from the end of managers and employees, especially from managers. And it definitely focuses on efficiency implementation part. So it primarily an operational process. So इसमें leadership skills चाहिए, coordination चाहिए among many individuals. So I hope आपको clear है कि किस तरीके से important है. Now let's talk about functional strategies. But before talking about the functional strategies, let's talk about
स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हायरार्किकल लेवल्स। मैंने थोड़ी देर पहले आपको, अब ये स्लाइड आप भूल जाओ, पहले मेरी बातें सुनो, चाहे तो आंखें बंद कर लो और सुनो मेरी बातें। देखो, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ये डिफरेंट हायरार्किकल लेवल्स जो कि ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, टॉप एग्जीक्यूटिव्स हो गया, एम्प्लॉयज वाला लेवल हो गया, तो डिफरेंट हायरार्किकल लेवल्स में विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन ये काम कर रहा होता है, ऑपरेट कर रहा होता है, एंड ईच लेवल contributing to the overall strategic direction and alignment of the organization. तो अब इनमें कौन कौन सी हायरार्कीज इन्वॉल्व है? सबसे पहला होता है कॉर्पोरेट लेवल। कॉर्पोरेट लेवल में बेसिकली आपके टॉप एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, टॉप नॉच पीपल, सीईओज हो गए, टॉप मैनेजमेंट टीम हो गई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए। इन लोगों का फोकस होता है कि कंपनी के जो मिशन विजन की हम बात कर रहे हैं ना, ये कौन बनाता है? ये एम्प्लॉइज थोड़े ना बना रहे हैं, उनको तो पता ही नहीं है इतना। ये कंपनी के टॉप लेवल में जो कॉर्पोरेट लेवल है वो डिसाइड करते हैं। सो दिस लेवल इंक्लूड्स सीईओज, टॉप मैनेजमेंट टीम, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जहां पर वो डिसाइड करते हैं कंपनी के मिशन, विजन और ओवरऑल स्ट्रेटेजी को। पोर्टफोलियो डिटरमाइन करते हैं बिजनेस का, और किन मार्केट्स को उन्हें परस्यू करना है, किस तरीके से रिसोर्सेज को एलोकेट करना है अक्रॉस डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स, डाइवर्सिफाई करना है या नहीं बिजनेस को, मेजर कैपिटल एक्सपेंडिचर अप्रूव करना है या नहीं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को ओवरसी करते हैं, बिजनेस यूनिट लेवल को देखते हैं। तो ये सारे काम कॉर्पोरेट लेवल पे टॉप एग्जीक्यूटिव्स कर रहे होंगे। देन आता है अनदर हायरार्किकल लेवल जो होता है, वो होता है इंडिविजुअल बिजनेस यूनिट का या डिविजन्स का विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे मैनेजर्स होते हैं इस लेवल पे, वो उनके स्पेसिफिक बिजनेस एरिया में देखते हैं कि भाई स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो रहे हैं या नहीं, जैसे मार्केट पोजीशनिंग, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी, रिसोर्स एलोकेशन एक्टिविटीज विद इन द बिजनेस यूनिट। तो न्यू प्रोडक्ट्स का लॉन्च हो रहा है, सर्विसेज का लॉन्च हो रहा है, हमें जियोग्राफिक रीजन्स को एक्सपेंड करना है, मैनेज रिलेशनशिप्स को मैनेज करना है विद द कस्टमर्स एंड सप्लायर्स। सो ये बिजनेस यूनिट के लेवल पे हो रहा है। फिर तीसरा लेवल है मैनेजर्स एट फंक्शनल लेवल पे, बेसिकली डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो आप देखते हैं, चाहे वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो। सो यहाँ पर जो फंक्शनल लेवल पे मैनेजर्स होते हैं, दे लीड स्पेसिफिक डिपार्टमेंट ऑफ फंक्शंस सच एज मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशंस, एचआर। तो वो ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस पर फोकस करते हैं so that they can support the overall business and corporate strategies. So maybe they are going to implement the strategies and initiative that support the achievement of business and corporate goals within that particular functional area. So examples can be like you're designing marketing campaigns, you're managing the financial resources, you're optimizing manufacturing processes, you're recruiting and developing employee. So ये सारी चीजें। सो आई होप मैंने आपको तीनों हायरार्किकल लेवल्स के बारे में समझा दिया होगा अच्छे से। आई थिंक इन जो तीन हायरार्की की मैंने बात करी, कॉर्पोरेट लेवल जहाँ पे टॉप एग्जीक्यूटिव्स एंड देन बिजनेस यूनिट एंड देन फंक्शनल लेवल, आई थिंक इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि ये इनका अलाइनमेंट सही तरीके से तभी हो पाएगा अगर एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी टू इंश्योर दैट स्ट्रेटेजिक गोल्स एंड प्रायोरिटीज आर अंडरस्टूड, कोऑर्डिनेशन होगा, प्रॉपर फीडबैक चैनल्स होंगे, तभी ये जो डिफरेंट हायरार्किकल लेवल्स पे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है वो अच्छी तरीके से पॉसिबल हो पाएगा। सो आई होप मैंने आपको एक्सप्लेन किया होगा इन तीन हायरार्किकल लेवल्स पे, स्लाइड्स में नहीं था बट इंपॉर्टेंट था तो मैंने आपको बताया। लेट्स टॉक अबाउट the last topic that we are going to cover, the last important topic that we are going to cover, that is functional strategies. जैसे कि मैंने आपको बताया कि फंक्शनल स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, अभी समझा रहा था मैं फंक्शनल स्ट्रेटजीज के बारे में आपको कि फंक्शनल स्ट्रेटजीज बेसिकली मैनेजर्स जो होते हैं डिफरेंट फंक्शनल लेवल पे, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनको लेड करते हैं फंक्शनल लेवल पे, जैसे मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशंस, एचआर। सो फंक्शनल स्ट्रेटजीज रेफर टू द स्पेसिफिक
strategies developed and implemented within each functional area of an organization, ताकि हम ब्रॉड बिजनेस और कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज को सपोर्ट कर पाए। फिर से वही बात, सो ये स्ट्रेटजीज दे आर क्वाइट क्रूशियल फॉर अचीविंग ऑपरेशनल एक्सीलेंस, leveraging core competencies and contributing to overall organization success। अब इसमें फंक्शनल स्ट्रेटजीज में सब अलग अलग हो सकती है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, ऑपरेशनल स्ट्रेटजी, फाइनेंशियल स्ट्रेटजी, ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजी, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, IT स्ट्रेटजी, सबकी अलग अलग हो सकती है। थोड़ा बहुत इनके बारे में लेट्स टॉक अबाउट। जैसे हम बात करते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजी की, तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी का फोकस क्या होगा? बेसिकली ये डिफाइन करेगी हाउ द ऑर्गेनाइजेशन विल पोजीशन इट्स प्रोडक्ट और सर्विसेज इन द मार्केट। वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी होगी। अपने आप को किस तरीके से वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में रह सकते हैं और कंज्यूमर की नीड्स भी मेट कर सकते हैं, लॉयलिटी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ब्रांडिंग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम STP करेंगे, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, ब्रांडिंग, हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स की बात करेंगे, प्रमोशन, प्राइसिंग की बात करेंगे, हम CRM की बात करेंगे। तो ये सारा मार्केटिंग स्ट्रेटजी में आता है। फिर अगर हम बात करें ठीक उसी तरीके से हम बात करें ऑपरेशन स्ट्रेटजीज की, तो हम ऑपरेशन स्ट्रेटजी में हम ये देखेंगे कि भाई चीज़ें सही तरीके से हो रही हैं या नहीं, या रिसोर्सेस सही तरीके से एलोकेट हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। लॉजिस्टिक्स के बारे में हम देखेंगे, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज किस तरीके से डिलीवर हो रहे हैं। हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे, हम इन्वेंटरी मैनेजमेंट की बात करेंगे, हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बात करेंगे, हम क्वालिटी कंट्रोल की बात करेंगे, प्रोडक्शन प्लानिंग, माफ कीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट वो तो है, प्रोडक्शन प्लानिंग की बात करेंगे। देन वी हैव फाइनेंशियल स्ट्रेटजी। तो हम बात करते हैं फाइनेंशियल स्ट्रेटजी की, तो हम बात करेंगे प्राइसिंग की, बात करेंगे फाइनेंशियल रिसोर्सेस की, बात करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर की, प्रॉफिटेबिलिटी की, बजटिंग हो सकती है, कॉस्ट मैनेजमेंट हो गया, कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हो गए, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट हो गया, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हो गई। सिमिलरली वी हैव ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजी। ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजी में टैलेंट को रिटेन करके रखना, एक्वायर करना, डेवलप करना, वो चलता ही रहता है कॉर्पोरेट में, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन गोल को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर पाएँ, पॉजिटिव वर्कफोर्स एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाएँ। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हो गया, इसमें रिक्रूटमेंट हो गया, देन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हो गया, कॉम्पनसेशन बेनिफिट्स, कॉम्पनसेशन और अदर बेनिफिट्स हो गए, एम्प्लॉय रिलेशंस हो गए, सारी चीज़ें इसमें आती हैं। सिमिलरली रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, तो यहाँ पर हम बात करते हैं इनोवेशन फॉस्टर करने की, न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज डेवलप करने की, एग्जिस्टिंग ऑफरिंग्स को और इम्प्रूव करने की, अपडेशन लाने की, टू स्टे कॉम्पिटिटिव इन द मार्केट। तो इसमें टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, ये सारी चीज़ें आती हैं। सिमिलरली वी हैव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रेटजी, जिसमें हम इफ़िशियंसी को इम्प्रूव करने की बात करते हैं, IT रिसोर्सेज के साथ साथ डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव करने की बात करते हैं, हम ग्रोथ की बात करते हैं, जिसमें हम IT इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट की बात करते हैं, साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं, डेटा एनालिटिक्स की बात करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग स्ट्रेटजीज की बात करते हैं। सो इसी तरीके से डिफरेंट फंक्शनल स्ट्रेटजीज होती हैं। सो दैट्स इट, सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हमने कवर कर लिए हैं। कोई और लेक्चर है जो आपको समझना है मेरे से, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर, ये वन शॉट वीडियो पसंद आई होगी। विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर, जहाँ पर हम कुछ और लेक्चर्स की बात करेंगे, मे बी हम कोई नया वन शॉट लेके आए। कमेंट सेक्शन में आपको कौन कौन सी वीडियोज़ के वन शॉट चाहिए ज़रूर बताएं, अपने बेस्ट फ्रेंड से शेयर करें।